टैक्सेशन को छोड़ो, मतलब आप 31 दिसंबर 2017 को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के दे दें, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता चुका था कि ये आपको 31 दिसंबर 2017 या किसी भी 31 दिसंबर को आपसे अगर इक्विटी का बैलेंस रिक्वायर करेंगे तो ये आपको साल की शुरू का इक्विटी का बैलेंस देंगे। यानी कि होना तो चाहिए कि जनवरी 1 2017 का बीडी आपको दे दे। जनवरी 1 2017 का ना ही हो तो 31 दिसंबर 2016 का बता दे। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी 31 दिसंबर 2016 का भी बैलेंस नहीं है, यानी कि पिछले साल की सीडीज बता दे, वो इस साल की बीडीज मान के हम आगे फॉरवर्ड, वो भी नहीं है। इन्होंने हमें ये देखें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज एट 31 दिसंबर 2014 और 2015। भाई इतना पुराना मामला कौन करे, आप 2017 पूछ रहे हैं तो आप हमें 31 दिसंबर 2016 की सीरीज दे देते, हम उसको 2017 के लिए बीडीज मान के लेके आ जाते। लेकिन इन्होंने हमें जो अर्लीस्ट पॉसिबल बैलेंस दिए हैं वो 2015 के हैं, ये वाले। चलो 14 तो बिल्कुल इग्नोर करो। अब 31 दिसंबर 2015 के जो सीडीज होते हैं ना, कैरेट डाउन बैलेंसेस, ये 2016 की बीडीज होते हैं। देखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए का एक शेयर बताया हुआ है, जनरल रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, प्रीमियम नहीं बताया, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नहीं बताया। फिर हम यहाँ पे ऊपर आए तो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, डैफोडिल्स लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्होंने यहाँ 2015, 16 और 17 तीनों का ना प्रॉफिट बताया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बताया हुआ है और फाइनल कैश डिविडेंड्स बताए हुए। मांगा 2017 का है और साथ साथ में 16 और 15 सबके, यानी कि सबकी फिगर्स बता रहे हैं। तो अब कोई तो बात होगी कि हम सिर्फ 2017 का क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि माजी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नीचे अब खुल के सामने आता है, कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनो, डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड, 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन यकम मई 2016 फॉर ₹18 पर शेयर। तो मैंने कहा एक मिनट, आपने यकम मई 2016 को राइट शेयर इशू किए, इसका 2017 से क्या ताल्लुक है? तो पुत्र दो बातें सुने। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है ना, उससे 2017 का साल नहीं बन सकता, उससे सिर्फ 2016 का काम हो सकता है। ठीक हो गया? उससे सिर्फ 2016 का काम हो सकता है, 17 का नहीं हो सकता। तो हम पहले 2016 का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 17 पे जाएंगे। दूसरा, बैलेंसेस भी 2016 के अवेलेबल हैं और यहाँ पे जो शेयर से रिलेटेड पहली एडजस्टमेंट है वो भी 2016 से रिलेटेड है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग इस कंपनी के लिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर सपोज करो 1, डैफोडिल्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और पहले हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 के लिए, और फिर उसके बाद बनाएंगे 2017 के लिए। तो इट मींस रिक्वायरमेंट तो 17 की थी, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 सालों का है। और यहां पे लिखेंगे कि सर रुपीज आर इन मिलियंस। उसके बाद यहां से शुरू करें डेट, यहां पे आप लिखेंगे डिटेल्स। उसके बाद यहां पे जिस तरह हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, प्रीमियम फिलहाल तो नहीं है लेकिन बाद में आ सकता है, इसलिए आप उसको कॉलम अलॉट कर दें, शेयर प्रीमियम।
रिटेन अर्निंग्स और जनरल रिजर्व्स। आपने टोटल का कॉलम बना देना है तो टोटल का भी बना दे, रिवैल्यूएशन सरप्लस वैसे क्वेश्चन में नहीं है। तो हम कहते हैं सर, आप सबसे पहले सुने ब्रॉट डाउन बैलेंसेस के जनवरी 1, ये सुने, 1 जनवरी 2016 को हमारे पास जो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस हैं वो 2000 जो 16 की सीरीज है ना, ये शेयर कैपिटल का कितना 1600, जनरल रिजर्व का 1850, एक मिनट, ये हुआ 1600, जनरल रिजर्व का 1850 और ये 1430 है रिटेन अर्निंग का, प्रीमियम का नहीं है। ठीक हो गया। तो आप ये बैलेंस अपने पास जो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस हैं ये आप लगा दीजिएगा। तो ये तो मैंने क्वेश्चन से कॉपी की ना। अब ड्यूरिंग द ईयर 2016 जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं उन एडजस्टमेंट पे आप नजर रखेंगे कि आपने पेपर में सबसे पहली एडजस्टमेंट जो करनी है वो कौन सी करनी है। देखें पुत्र, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि आप पेपर में जनरली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है ना, जनरलाइज्ड पहली एडजस्टमेंट, वो होती है उसकी पिछले साल के फाइनल डिविडेंड्स की एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, यहां मैं टोटल लिख देता हूं, इसका टोटल हो जाता है 4880। सही है, वैसे इस टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है लेकिन चलो मैंने लिख दिया। अब आप आ जाइए यहाँ पे वर्किंग्स पे। मेरे पास बस इतनी सी जगह अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे वर्किंग्स करूंगा, आप लोग को मैं प्रॉपर सोल्यूशन फिर भेज दूंगा, आप टेंशन मत लें। लेकिन रुपीज इन मिलियंस मैं इसके ऊपर भी लिख देता हूँ और अब आप गौर से सुने। देखें, अगर दो मुसलसल साल हो ना, 2016 और 17, जिसके लिए मैंने अकाउंट्स बनाने, तो आप ये देखें कि 2000, ये देखें 2016 है ना, उसके लिए जो 2015 के फाइनल कैश डिविडेंड्स होंगे ना, ये 7.5%। फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2015, ये 2016 की पहली एडजस्टमेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये अगर पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, तो इस साल की फाइनल डिविडेंड इधर अनाउंस होते हैं, इस साल के फाइनल डिविडेंड इधर अनाउंस होते हैं और इस साल के फाइनल डिविडेंड इस तरह से इधर अनाउंस होंगे। यानी कि हर साल के जो रेलेवेंट फाइनल डिविडेंड्स होते हैं, भले वो कैश डिविडेंड्स हो या स्टॉक डिविडेंड्स हो, वो हमेशा अगले साल की पहली एडजस्टमेंट की सूरत में हम ट्रीट करते हैं। तो आप अब क्वेश्चन से दोबारा से देख लीजिएगा। देखें भाई, वो कहता है 7.5% फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2015, तो ये 2016 की पहली एडजस्टमेंट होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि 2016 के पहले दिन शेयर कैपिटल का बीडी कितना है, 1600। तो आप इस 1600 रुपए का 7.5% लेंगे, 7.5%, और ये कैश डिविडेंड्स हैं। तो जब आप इस 1600 रुपए का 7.5% लेंगे तो ये बनेगा पुत्र 120 रुपए। ये 120 मिलियन, आप यहाँ पे तारीख तारीख तो देखो, इसमें क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, लेकिन बस ये स्टार्टिंग डेट्स में से होती है, फरवरी या मार्च की कोई डेट होगी ये, ठीक है। आप इसकी डेट खाली भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पहली एडजस्टमेंट के तौर पे लिखेंगे और आप इसकी वजाहत लिखेंगे कि फाइनल कैश डिविडेंड्स ऑफ 2015, ये 120 रुपए आप यहां से माइनस कर देंगे और टोटल में से भी माइनस कर देंगे और बस इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बस, सही हो गया। ये रही पहली एडजस्टमेंट। अब ऑनवर्ड, मेरे पास पुत्र इस साल में आप क्वेश्चन में देखें, एक तो ये राइट शेड्स हैं,
इसके अलावा अगली एडजस्टमेंट 2017 की है, अगली भी 2017 की है, अगली भी 2017 की है, तो बाकी 3 एडजस्टमेंट 2017 की है। 2016 की सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, ये वाली, कि आपने यकम मई को राइट शेयर्स इशू किए। और राइट शेयर किस तरह से इशू किए? 25%। 25% right shares were issued on May 1 at rupees 18 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was also 18, यानी कि 18 रुपए का शेयर था। वैसे तो राइट शेयर जरा मार्केट प्राइस से कम पे बेचे जाते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस पे भी बेचोगे तो गुना कम से कम नहीं है। लेकिन एक मिनट पहले तो मुझे 25% कैलकुलेट करने दें। 25% मेरा पुत्र कैसे आएगा? देखो मेरी बात सुने, आप इधर आएंगे वर्किंग में दोबारा और कहेंगे कि सर वेट, हमें पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से तो आपके पास आता है शेयर कैपिटल, यही है ना? नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल आज 1600 रुपए और फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें बताई गई है कि एक शेयर, ये देखो 10 रुपए का है। स्क्रीन पे फोकस करें, सुने गौर से और कर्सर पे फोकस करें कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, ठीक है? ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल तवज्जो हटनी नहीं चाहिए आपकी। तो ये 10 रुपए ना एक शेयर की फेस वैल्यू है। तो हम कहते हैं 1 मिनट सर, 10 रुपए का एक शेयर है। तो अब आप ही बताइए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो सकते हैं, यानी कि किस चीज को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 1600 रुपए आएंगे? 160 से। तो ये 160 की नंबर ऑफ शेयर जो थे ये मिसिंग थे, ये पहले तो मैंने ये फाइंड किए। अब ये 160 शेयर्स जब मेरे पास थे तो मैंने इसका 25% शेयर्स, 25% का क्या मतलब होता है? 4 पे 1। वो ऐसे भी बता सकता था कि 160 का 1/4, 4 पे 1, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स, ऐसी बात भी वो कह सकता है। 1 फॉर एवरी 4 या 25%, इन दोनों जुमलों में से कोई भी बात होगी ठीक मानी जाएगी। तो 25% 160 का कितना होता है? 40 शेयर्स। मैंने 40 मिलियन मजीद शेयर्स इशू किए और एक शेयर मैंने 18 रुपए का इशू किया। तो पुत्र आप मेरी बात सुने, अगर आप 40 शेयर्स 18 रुपए के हिसाब से इशू करो तो ये पैसे बन जाएंगे 720 रुपए। सही है? अच्छा, लेकिन अगर आप ये 10 रुपए के हिसाब से इशू करते ना तो ये पैसे आने थे 400 रुपए, लेकिन आपने 8 रुपए एक्स्ट्रा लिए ना तो आपने 320 रुपए एक्स्ट्रा लिए। बस ये सुने, इसका मतलब 720 कैश है, ये आपको मिला, तो ये तो टोटल में लिखा जाता है। 400 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से ये शेयर कैपिटल में लिखेंगे और 320 रुपए इजाफी लिया हुआ है तो ये इजाफी पैसा 320 प्रीमियम में लिखा जाए। तो आप लिखें कि सर ये कम में 2016 और यहां पे एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे राइट शेयर्स इशूड, ऐसे। बस बात खत्म। अब 2016 में बस ये एक ही एडजस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन की ऊपर वाले टेबल में देखें तो 2016 से रिलेटेड इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट ही बताया हुआ है, ना तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ना कोई रिवेल्युएशन सरप्लस हुआ है, ना कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर है, ना कोई जो है वो इंटरम डिविडेंड्स अनाउंस हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस सिर्फ ये 318 रुपए का प्रॉफिट है, ये उठाएं और यहां पे लिख के कि सर प्रॉफिट तो आखिरी दिन होता है ना, तो 31 दिसंबर 2016 को जो नेट प्रॉफिट है वो हम किस में ऐड करते हैं? रिटेन अर्निंग में ही 360 ऐड कर देंगे और टोटल में भी 360 ऐड कर देंगे और यूं हमारा ये साल कंप्लीट हो जाता है। 2016 जब कंप्लीट हुआ तो आपको यहां पे 31 दिसंबर को, एक मिनट से, 31 दिसंबर को क्या करना पड़ेगा? 2016 को कैरी डाउन बैलेंसेस बताने पड़ेंगे। तो ये बैलेंस हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 320, ठीक हो गया। रिटेन अर्निंग का आता है
1628 और जनरल रिजर्व में तो कोई फर्क ही नहीं आया, ये 1850 और जो इसका टोटल है वो 5798 आ जाएगा। 5798 ये टोटल का कॉलम बेशक सेपरेट रखें, ठीक है, ये अलग रखें। चलो, और अब हम क्या करेंगे, ये जो कैरेट डाउन बैलेंसेस होते हैं ये वाले, यानी कि पिछले साल के जो कैरेट डाउन बैलेंसेस होते हैं ये बस अगले साल के बीडीज होते हैं। आप यहाँ पे दोबारा जनवरी 1 2017 को लिख के यही कैरेट डाउन दोबारा बीडी करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी कोई मसला नहीं है। बस जो ये सिटीज है ये इधर ही से कहना बस ये अगले साल के बीडीज हैं सर, हो गए। चलो, पहला साल तो कंप्लीट हुआ, अब आप अगले साल पे आइए। अगले साल में मेरा पुत्र फाइनल कैश डिविडेंड तो 2016 की है नहीं जो मैं 2017 की पहले एडजस्टमेंट के तौर पर ट्रीट कर लूं। तो मैं नीचे गया, नीचे लिखा हुआ है कि a bonus issue of 10% was made on 1 April 2017 as final dividend of 2016। हाँ ये है, यानी कि 2016 की जो फाइनल डिविडेंड है ना वो कैश की सूरत में नहीं है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं, वरना इसी लाइन में उन्होंने लिखे होते। वो एक्चुअली है कौन सी, वो इन्होंने बोनस इशू का मतलब होता है बोनस डिविडेंड्स, यानी कि उन्होंने 2016 के फाइनल डिविडेंड 1 अप्रैल को अनाउंस किए और वो एक्चुअली 10% बोनस डिविडेंड्स दिए। तो इसको आप कहीं बोनस शेयर्स ना मान लो, इसको बोनस शेयर नहीं मानेंगे, ये आप कहेंगे फाइनल डिविडेंड है यार, वो उसकी सूरत में इशू किए गए, यानी कि उसके बदले में शेयर्स दिए गए। तो मैं आपको बताता हूं कि उसके पैसे कितने बनते हैं। देखो, आपके पास शेयर कैपिटल कितना है अभी फिलहाल, ये 2000 रुपए का, इस पे फोकस कीजिएगा। 2000 रुपए शेयर कैपिटल है। अगर आप इसका 10% लेंगे, 10%, तो ये कितना बनेगा? 200 रुपए बनता है ना 10%। तो आप इसका 10%, ये 200 रुपया 200 ये लिखें और यहां पे ट्रांजैक्शन की कहानी लिखे कि सर 1 मिनट, ये ट्रांजैक्शन होगी 1 अप्रैल 2017 को, और यहां लिखें फाइनल बोनस डिविडेंड्स ऑफ 2016 है तो 2017, लेकिन 2016 के फाइनल डिविडेंड और कितने, 200 रुपए के। ये 200 रुपए रिटेन अर्निंग से माइनस करो तो ये तो डिविडेंड हो गए, लेकिन चूंकि इन पैसों के आपने क्या किया हुआ है, शेयर्स इशू किए, तो इसकी फेस वैल्यू के बराबर की यही अमाउंट जाएगी कहां पे, शेयर कैपिटल में आती है। ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं। और नेट इक्विटी पे इसका इंपैक्ट कितना होता है, 0। ओवरऑल इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का 0 होता है। ठीक हो गया? तो ये चलो फाइनल बोनस डिविडेंड्स भी हो गए। अब अगली ट्रांजैक्शन में कहता है कि 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017 एट 15 पर शेयर। The market price per share immediately before the entitlement date was 25। यानी कि 1 जुलाई को मैंने 50 मिलियन राइट शेयर्स इशू किए। वैसे तो शेयर 25 रुपए का था, लेकिन मैंने 15 रुपए का दिया। और राइट शेयर जनरली मार्केट प्राइस से कम में देते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले पूरे 18 के थे, 18 पे दिए, ये वाले आप 25 के हैं, 15 के दे रहा हूं। तो ठीक है, आप ऐसे करें कि 50 मिलियन शेयर्स हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितने से, 15 रुपए से। तो 15 5 75, ये 750 रुपए बनते हैं। हालांकि फेस वैल्यू 10 है, उसके हिसाब से 500 बनते हैं, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम लिया हुआ है तो ये 250 प्रीमियम है। तो आप यहां पे लिखें कि सर 1 जुलाई 2017 राइट शेयर्स इशूड, ये हो गई डिटेल। 500 फेस वैल्यू के बराबर इधर लिखेंगे, 250 शेयर प्रीमियम के नीचे लिख देंगे, और बाकी किसी के साथ इसका कंसर्न नहीं है। और टोटल अमाउंट जो 750 है वो इक्विटी के टोटल में लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई। अब आखिरी एडजस्टमेंट रह गई। आखिरी एडजस्टमेंट में ही कहता है कि अ बोनस इशू ऑफ 15% वाज मेड ऑन 1 सितंबर 2017 एज इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, यानी कि 2017 में इंटरिम डिविडेंड भी है, और वो कौन सी, बोनस डिविडेंड के तौर पे दिए 15%। लेकिन अब यहां पे ना थोड़ी टेक्निकलिटी है पुत्र।
देखो उसकी तारीख बताइए 1 सितंबर। अब 1 सितंबर को आप इधर खड़े हैं, 1 सितंबर 2017। तो इस पोजीशन पे जब आप खड़े हो तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके बिजनेस का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 2000 तो यकम यानी कि ये पहली तारीख को था ना, 200 अप्रैल में ऐड हुआ और 500 जुलाई में ऐड हुआ। तो इसका मतलब आज के दिन, आज की डेट में आपके पास 27 रुपए का शेयर कैपिटल है। तो अब जुमला मेरा सुने, एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग या एट द डेट ऑफ अनाउंसिंग एनी डिविडेंड, जो उस वक्त शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा ना, उस पे आप परसेंटेज अप्लाई करेंगे। यानी कि इसने बोला ना कितने परसेंट, 15%। तो 15% इंटरम डिविडेंड में दे रहा हूं, लेकिन डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे अप्लाई होती है? शेयर कैपिटल पे। डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल के परसेंटेज से दिया जाते हैं। अगर परसेंटेज से हो तो नंबर ऑफ परसेंटेज से हो तो जो शेयर कैपिटल होगा उसकी अमाउंट की परसेंटेज। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स पे किसी क्वेश्चन में आए तो वो तो हम चलो पर शेयर देंगे ना, उसका देखा जाएगा। लेकिन जनरली ये परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं और परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल। तो आप ऐसे करो, इस 2700 रुपए का 15% लें। 2700 रुपए का 15% मेरा पुत्र बनता है 405। ठीक हो गया? 40405। तो ये जो 405 है, आप यहां पे लिखेंगे कि सर इंटरम बोनस डिविडेंड्स, इंटरम बोनस डिविडेंड्स। ठीक हो गया? ये बच्चे मैं टाइम टू टाइम एडमिट तो कर रहा हूं। ओके, चलो कितने? 405। तो आप 405 रुपए रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे और 405 रुपए इधर शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? और नेट इंपैक्ट इसका 0। उसकी वजह यह है कि ये भी बोनस की सूरत में, बोनस डिविडेंड से, शेयर्स की सूरत में। तो रिटेन अर्निंग से जब ये माइनस होते हैं, ये बीइंग का डिविडेंड माइनस होते हैं। लेकिन शेयर कैपिटल में इसकी फेस वैल्यू के हिसाब से क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये शेयर्स हैं। और जितने भी शेयर्स हम किसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करें, हम किसी को तेरी न्यू क्लास आई शेयर्स है, इशू करें, ये ले। हम किसी को राइट शेयर्स इशू करें, हम किसी को बोनस शेयर्स इशू करें, या हम किसी को डिविडेंड शेयर्स की सूरत में दें, वॉट एवर द केसेस, हमेशा इशू किए गए शेयर्स की फेस वैल्यू के बराबर की अमाउंट शेयर कैपिटल में लाजमी ऐड कर दी जाएगी। ये जुमला दिल पे लिख लीजिएगा। उसके बाद पुत्र 2017 तो बस खत्म ही हो गया ना, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये देखो एडजस्टमेंट तो सारी खत्म हो गई। तो ऊपर अब आप टेबल पे आ जाएं। कहता है इस साल का प्रॉफिट 650 है और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 112 है। मैंने कहा ओके, ये काम 31 दिसंबर को होते हैं, 31 दिसंबर 2017। एक तो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट सर हमेशा 650 किस में ऐड होगा? रिटेन अर्निंग में, और टोटल में भी ऐड हो जाएगा। बस बाकी किसी के साथ कंसर्न नहीं। बाकी इसी तारीख को जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोला है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? ट्रांसफर टू जनरल 112 रुपए। आप ये 112 रुपए रिटेन अर्निंग से माइनस करें और जाके जनरल रिजर्व में ऐड कर दें। सही है, शुक्र है जनरल रिजर्व में भी कोई एडजस्टमेंट आ गई। नेट इंपैक्ट इसका भी 0 होता है। बाकी किसी के साथ इसका कंसर्न नहीं। लाइन लगा दें और बस फाइनल कर दें कि सर 31 दिसंबर 2017 को हमारे पास जो कैरेट डाउन बैलेंसेस होंगे वो कितने होंगे। तो ये देखो 2700 में से 4 ऐड करें तो 3105 रुपए इसका हो जाएगा। 320 में से 250 ऐड करें तो 570 इसका हो जाएगा। सही हो गया। और 1561 इसका हो जाएगा, 1561, और इसका बैलेंस हो जाएगा 1962। ठीक है, जबकि जो टोटल है ये 7198, 7198। तो ये 2017 की रिक्वायरमेंट उसने मांगी थी। असल रिक्वायरमेंट यही है कि आपने क्वेश्चन 2016 के लिए, 17 के लिए सॉल्व करना था। वो तो ये 16 बेसिकली बीच में आया, क्योंकि वो 17 पे हम सीधा सीधा जा नहीं सकते थे। तो हमने इसलिए सबसे पहले 16 का किया, उसके बाद 17 का किया। इस सवाल का सलूशन मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लिया। ये देखो, ये पहले 16 का,
उसके बाद इन्हीं अमाउंट्स के साथ 17 का, और ये साइड पे मैं उसकी वर्किंग्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, रुपीज यहाँ पे मिलियन में, तो यहाँ पे 1000 में कैसे बन गई भाई? आप इसे मिलियन में कर दीजिएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन रजिस्टर पे रिकॉर्ड करना हो। प्रेजेंटेशन को देख लीजिएगा, सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर कंपोनेंट का नाम, फिर आप रिपोर्टिंग पीरियड बताओगे, करेंसी की अलाइनमेंट शो करोगे। समझ में आ रही है? और उसके बाद ये बाकी की स्टोरी इसी तरह से प्रॉपरली, यानी कि प्रेजेंटेशन उसकी लेके प्रॉपर लेआउट के साथ, फिर ये वर्किंग्स हैं। ये फाइनल डिविडेंड की मैंने वर्किंग की है, राइट शेयर जो पहले वाले थे, फिर जो बोनस डिविडेंड थे, फिर जो राइट शेयर्स थे, आखिर में फिर जो डिविडेंड्स हैं। ये प्रॉपर वर्किंग के साथ आप इसका लेआउट बनाएंगे और पेपर में इसी तरह प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 होंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात सुने। हम लोग एक्चुअली मैं ये 2-3 दिन ना पुत्र मेरी बात सुन ले, ये 2-1 दिन हम लोगों ने इंतजार किया क्लास स्टार्ट करने के लिए कि किसी सूरत कोई सड़क सड़क खुल जाए। तो ये क्या कहते हैं कि यार, अच्छा, हमने हालात का इंतजार किया कि चलो कुछ बेहतरी आ जाए तो हम लोग मतलब क्लासेस स्टार्ट कर लें। लेकिन आप सबके सामने है, हम लोग खुद फैजाबाद के पास ही हैं, मतलब मैं कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड वाली सड़क पे रहता हूँ। यहाँ पे हर गली के सामने इन्होंने सड़क वो ट्रक वगैरह लगाया हुआ है, और इंटरनेट का भी जो हाल है वो भी सबके सामने है। लेकिन बहरहाल गुजारा चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के बिना कोई ऑप्शन था नहीं, फिजिकल क्लासेस हम रखेंगे तो 10 में से 2 बच्चे भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो आसपास के बच्चे हैं वो चलो पैदल आ जाएंगे, बाकी कैसे आएंगे? या ये ट्रक के नीचे बच्चे बाइक निकाल के लेके आ जाते हैं, तो लड़के तो आ जाएंगे, लड़कियां कैसे आएंगी? इसलिए ना हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भी कल रात को हमने फिर उस तरह मीटिंग की कि यार क्या करें, फिर या तो पूरा हफ्ता जाने दें, या तो ऑप्शन ये है कि पूरा हफ्ता जाया होने दे बस, या दूसरा ऑप्शन ये है कि बस कुछ गुजारे हाल हद तक तो अपना नुकसान बचा लेना। अब वो धरने वाले उन्होंने जाना नहीं है, वो पिछली दफा वो एक दिन में वापस चले गए, इस बार उन्हें जाना नहीं है। तो जब जाना नहीं है, 10-20 बंदे तो मर चुके हैं और फिर भी उन्हें नहीं जाना, इसका मतलब ये कोई लंबा सीन है। तो हमारे पास ना फिलहाल ऑनलाइन क्लास के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह करे हालात बेहतर हो, कल से ही बेहतर हो। हम तो कहें अल्लाह करे आज ही उनकी कोई सुलह हो जाए और कोई सूरत निकल आए और कल से हमारी नॉर्मल रूटीन पिंडी इस्लामाबाद की बहाल हो जाए, हम लोग बिल्कुल जहन्नुम में रहते हैं और हम अपनी रूटीन की लाइफ स्टार्ट कर लें यार। नहीं हुआ तो फिर कल भी इसी तरह ऑनलाइन क्लास होगी, टाइम से आ जाइएगा। सही है? चलें पुत्र। अब ये देखो मैसेज आया हुआ है कि हमारा नहीं ज्वाइन हुआ, क्या करें अब? मतलब आज क्लास में हम लोग ये 18 बंदे थे, लेकिन अब 18 हैं तो कोई 10-12 गायब हैं। अब उन 10-12 का हम क्या करें? हमारे पास क्या तोड़ है यार, बताइए। तो कोई हल नहीं, क्या कर सकते हैं? चलें, सी यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।